not a game, it's a rich thing. लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई और शाहिदा कच्ची नींद से जाग गई। It's not a game. साथ वाली चारपाई पर फारूक ने करवट बदली तो चारपाई चिरचिराई। शाहिदा ने जमाई लेकर इर्द गिर्द निगाह डाली। शहतूत के दरख्त पर चिड़ियाँ चहचहा रही थी और दरख्त के नीचे बंधी हुई बकरी जगाली कर रही थी। ये चंद दिन पहले गुलाम हुसैन ने करीबी डेयरी फार्म के मालिक से हथियाई थी। डेयरी फार्म के मालिक ने इसे दूध देने से इनकार कर दिया था। 2 किलो दूध रोजाना किसी भी पुलिस वाले के नज़्ब करना कोई आसान बात ना होती थी और पुलिस वाले का ताल्लुक इस इलाके से भी ना हो। वो मोहल्लेदार होने का लिहाज करते हुए कुछ अरसा खामोश रहा, लेकिन जब गुलाम हुसैन ने पर पुर्जे निकालने शुरू कर दिए तो उसने मुफ्त दूध देने से इनकार कर दिया। तब गुलाम हुसैन ने वो शहद कंडे इस्तेमाल किए और इलाके के हवालदार को साथ मिलाकर डेयरी फार्म को बंद करवा दिया। मजबूरन मालिक को एक भैंस और बकरी देकर जान छुड़ानी पड़ी। भैंस हवालदार के खाते में चली गई और बकरी को गुलाम हुसैन कर ले आया था। तब से वो रोज़ाना निहार मुँह और रात को सोने से कबल दूध का एक गिलास पिया करता। बच्चों को भी बचा कुचा दूध मिलने लगा, लेकिन कसम पुरसी का आत्मा फिर ना हो सका। गुलाम हुसैन की तनख्वाह 40,000 रुपये माहवार थी और कुछ ऊपर की आमदनी भी वह ख्याल लिया करता। बच्चों की तादाद 4 थी, गुजारा बआसानी हो सकता था अगर वह शराब और शवाब जैसी बुराइयों में गिरा हुआ ना होता। इसकी आधी तनख्वाह इन अयाशों की नज़र हो जाया करती और बाकी बच जाने वाली तनख्वाह से खींच तान कर मुश्किल तमाम गुजारा होता। कुछ दिनों से शाहिदा संजीदगी से बकरी को फरोख्त करने के मुतालिक सोच रही थी, लेकिन मसला ये था कि गुलाम हुसैन दूध पीने का आदी हो गया था। अगर इसे दूध ना मिलता तो वह एक हंगामा बर्पा कर देता, जवान बच्चों पर हाथ उठाता और शाहिदा को भी ज़दोकोब करता। इसलिए इसने बकरी बेचने का इरादा मुलतवी कर दिया। दरअसल आबिदा और तैयबा की फीस जमा नहीं हुई थी, इसलिए इन दोनों को स्कूल से निकाल दिया गया था। शाहिदा को रकम की ऐसी ज़रूरत थी ताकि वो इन्हें अगली क्लासों में दाखिल करवा सके। इसने गुलाम हुसैन से बात की, लेकिन वो लड़कियों को स्कूल में पढ़ाने के खिलाफ था। इसका कहना था कि लड़कियां पराया धन होती हैं, इनके अखराजात इतने ही होने चाहिए कि रुस्ते वक्त रकम बर्बाद होने का एहसास ना हो। आबिदा और तैयबा की पैदाइश पर इसने शाहिदा को बहुत मारा पीटा था और खुश तो वो फारूक और सज्जाद की पैदाइश पर भी नहीं हुआ था, लेकिन इस दफ़ा इसने शाहिदा को मारा नहीं था। इन 4 बच्चों के अलावा इसके 2 बच्चे और भी हुए थे जिन्हें गुलाम हुसैन ने पैदा होने से कबल ही खत्म करा दिया था। हमल ठहरने के बाद वो शाहिदा को बिलाप इसलाकर मैटरनिटी होम ले गया था। लेडी डॉक्टर से इसकी जान पहचान थी, इसने चेकअप के बहाने से हमल गिरा दिया। शाहिदा फूट फूट कर रोई और इसके दिल में अपने शौहर के लिए नफरत पैदा हो गई। वो 2 मासूम बच्चों का कातिल था। अगर मारने के बजाय इन्हें किसी मुस्तहिक शख्स के हवाले कर देता तो शाहिदा को इतना अफसोस ना होता, लेकिन इस तरह इनकी जान लेना इंसानियत सोच अमल था जिसके लिए वो इसे कभी भी माफ़ नहीं कर सकती थी। बच्चों को मुस्तहिक अफराद के हवाले करने वाला आइडिया गुलाम हुसैन के दिल को भा गया और इसने अगले 2 बच्चे 1.5 लाख रुपए में बेच दिए। शाहिदा बहुत रोई पीटी, 2 दिन तक खाना ना खाया, लेकिन गुलाम हुसैन पर इसकी भूख हड़ताल का कोई असर ना हुआ। वो सुबह उठकर काम पर चला जाता और शाम को नशे की हालत में दूध होकर वापस आ जाता। घर में दाखिल होने के बाद वो बच्चों को मारता पीटता और गंदी गालियां देता। इन्हीं दिनों शाहिदा को मालूम हुआ कि इसने दूसरी शादी कर ली है। गुलाम हुसैन ने छुपाया नहीं, इसने बरमुला एतराफ़ करते हुए शाहिदा को बताया कि वो जल्द ही बच्चे फरोख्त करके लखपति बन जाएगा और इस मकसद के लिए अगरचे से तीसरी शादी भी करना पड़ी तो वो दरेग नहीं करेगा। शाहिदा को यकीन हो गया कि वो पागल हो गया है, ताहम इससे छुटकारा मुमकिन नहीं था, इसलिए चुप होकर बैठ गई। बच्चे बालिग हो गए। वो शाहिदा के तरफदार थे। गुलाम हुसैन से इन्हें नफरत थी क्योंकि वो इनकी माँ को मारता पीटता था। इनके 2 भाइयों का कातिल था, सबसे बढ़कर के रिश्वतखोर था जिसके ताने इन्हें बर्दाश्त करना पड़ते थे। गुलाम हुसैन पर बच्चों की नफरत का कोई असर ना पड़ा। वो इस दौरान मजीद 2 बच्चे महंगे दामों फरोख्त कर चुका था। इनसे हासिल होने वाली रकम का इसने क्या किया इन्हें मालूम ना हो सका। हाँ, इतना ज़रूर पता चला कि इस तमाम मामले में मैटरनिटी होम वाली डॉक्टर भी मुलव्वस थी जिसने शाहिदा के 2 बच्चे ज़ाया कराए थे। दूसरी शादी के बाद गुलाम हुसैन ने घर आना बहुत कम कर दिया। वो हफ्ते में 1-2 दफ़ा इनके पास आता। नौबत फाकू तक पहुंच गई तो शाहिदा ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन अगले ही दिन गुलाम हुसैन ने इसे मार मार कर अधमुआ कर दिया। वो नौकरी के हक में ना था। तहम इस दफ़ा पहली बार फारूक और सज्जाद ने माँ की खुल्लम खुल्ला हमायत की और बाप को मजीद मारने से रोक दिया। गुलाम हुसैन जलाए हुए अंदाज में दूसरी बीवी के पास चला गया, लेकिन जल्दी से वापस आना पड़ा। दूसरी बीवी ने इससे खुला ले ली थी। गुलाम हुसैन के साथ रहना कोई आसान बात नहीं थी। ये शाहिदा का दम हम था कि वो इसे बर्दाश्त कर रही थी, वरना वो कब की इसे छोड़ चुकी होती। दूसरी बीवी से रिश्ता खत्म हो जाने के बावजूद भी गुलाम हुसैन सुधरा नहीं, बल्कि इसने गुस्सा निकालने के लिए बीवी बच्चों को और ज़्यादा मारना पीटना शुरू कर दिया। लड़कों ने एहतजाज किया तो गुलाम हुसैन ने खर्चा देना बंद कर दिया। नौबत एक दफ़ा फिर फाकू तक चली गई। तब लड़कों ने माफ़ी मांग ली और इनकी जान हुलासी हुई। दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। मुर्ग ने बांग दी, चिड़ियों ने मजीद चहचहाना शुरू कर दी और इस दफ़ा बकरी भी हल्के से में आई। लेकिन इन बातों का असर शाहिदा के थके हुए दिमाग पर नहीं हुआ। वो बेजारी के साथ सोचने लगी कि सुबह कौन आ सकता है। कच्चे बरामदे में लगी हुई घड़ी 7 बजे आ रही थी। गुलाम हुसैन 8 बजे ड्यूटी से वापस आता था। चंद दिन पहले औकात कार में तब्दीली हुई थी और अब वो रात को ड्यूटी पर जाता था। इसके वापस आने पर 1 घंटा बाकी था।
वो बेदिली के साथ चारपाई से नीचे उतर आई। चंद दिनों पहले इसके जोड़ों में तकलीफ शुरू हुई थी। डॉक्टरों का कहना था कि यूरिक एसिड बढ़ गया है। इसने गोलियां लिख दी, लेकिन इन्हें खरीदने के लिए इसके पास रकम नहीं थी, इसलिए चुप होकर बैठ गई। इसके साथ वाली चारपाई पर फारूक और सज्जाद दुनिया व माफिया से बेगाने सोए हुए थे और बरामदे में रखे हुए तख्तपोश पर आबिदा और तैयबा हाबे खरगोश के मजे उठा रही थी। गुलाम हुसैन की गैर मौजूदगी में ये सितम रसीदा घराना बहुत खुश और मुतमईन था। दरवाजे पर एक दफा फिर दस्तक हुई। इस दफा कुछ सरगोशियां भी सुनाई दी। शाहिदा ने चप्पलें पहनी और पाँव घसीटती हुई दरवाजे की तरफ आई। इसने ऊंची आवाज से पूछा, कौन है? बाहर से आवाज सुनाई, हम पुलिस वाले हैं, दरवाजा खोलें, गुलाम हुसैन के बारे में इतला देनी है। शाहिदा का दिमाग सुन हो गया। इसे कुछ समझ ही ना आई कि वो इसे खुशखबरी समझे या फिर अफसोसनाक खबर। फारूक ने करवट बदलते हुए पूछा, कौन है अम्मा? तू दरवाजे के पास चुप होकर क्यों खड़ी है? वो चारपाई से उतरकर शाहिदा के पास आ गया। सज्जाद भी चादर हटाकर इन दोनों की जानिब देख रहा था। शाहिदा ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। इनके सामने 3 पुलिस वाले खड़े थे, जिनके चेहरों पर हजालत भरे तासुरात थे। वो इतने सुबह सवेरे वहां आने पर शर्मिंदा थे। शाहिदा के दरवाजा खोलने पर इनमें से एक बोला, बीबी खबर बहुत अफसोसनाक है, हमें बताते हुए बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा है। रात के 3 बजे पेट्रोलिंग वैन के नीचे बम का धमाका हुआ है, जिसमें 6 एहलकार शहीद हो गए। इनमें गुलाम हुसैन भी था। पुलिस वैन के ऊपर हच्चे उड़ गए। किसी भी एहलकार की मुकम्मल लाश नहीं मिली। जो कुछ मुश्किल मिला है, इसे हुकूमती एजाज़ और प्रोटोकॉल के साथ शाम को पुलिस लाइन के करीब कब्रिस्तान में दफना दिया जाएगा। आप 6 बजे वहां आ जाइएगा। शाहिदा और दोनों बच्चे हक्का बक्का पुलिस वालों की बातें सुन रहे थे। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था इनका बाप, जो किरदार के लिहाज से इंतहाई कमतर था, इसे शहादत जैसा अजीम मुकाम नसीब हो सकता है। पुलिस वाले खबर सुनाने के बाद वापस चले गए। इस मुख्तसर बातचीत के दौरान आबिदा और तैयबा भी उठकर चली गई। शाहिदा अपनी चारपाई पर सर पकड़कर बैठ गई और चारों बच्चे इसके इर्द गिर्द खड़े हो गए। आबिदा माँ का हाथ थामते हुए बोली, अम्मा तो अफसरदा है, लेकिन हकीकत यह है कि वह शहीद हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसके शहीद होने पर रंजो गम का इजहार करूँ या फिर निजात मिल जाने पर खुश हूँ। तैयबा माँ के पास बैठते हुए बोली, हो सकता है फारूक और सज्जाद को पुलिस महकमे में अब्बा की जगह नौकरी दे दी जाए। हमारे दिन फिर जाएंगे और हम खुशी भरे दिन देख सकेंगे। शाहिदा तल्ख लहजे में बोली, मैं भूखी मर जाऊंगी, लेकिन पुलिस के महकमे की नौकरी मुझे कबूल नहीं। अब मैं मजीद हराम खाना बर्दाश्त नहीं कर सकती। रही बात अफसरदा होने की, तो गुलाम हुसैन ने तल्ख जादू के अलावा ऐसा छोड़ा ही क्या है जिसके मतलब सोचकर मैं अफसरदा हूँ। मुझे तो हैरत इस बात पर महसूस हो रही है कि इस जैसे बंदे को जामे शहादत कैसे नसीब हुआ। वो तो पक्का शराबी, कबाबी, आदत का मालिक, घटिया इंसान था। फारूक बोला, अम्मा तेरी बातों से मुझे इनराफ नहीं, लेकिन एक बात तुझे पहले ही बता दूं कि अगर अब्बा की जगह मुझे नौकरी मिली तो मैं इनकार नहीं करूंगा। अच्छा किरदार अच्छी सोच से बनता है और सोच सबकी मुख्तलिफ होती है। पुलिस के महकमे में अच्छे और बुरे दोनों फितरत के हामिल लोग मिलते हैं। अब ये अपनी सोच पर मुनहसिर है कि नौकरी का तयन करने वाला कौन से रास्ते का इंतखाब करता है। सज्जाद हतमी लहजे में बोला, अगर हमें नौकरी मिली तो हम फर्ज सनाशी के साथ काम करेंगे, जो कुछ भी कमा कर लाएंगे वो तेरे हाथ पर रख देंगे। शाहिदा ने बेहतर इन दोनों के सरों पर हाथ रखकर इन्हें दुआ की और शाम को होने वाली तदफीन के मतलब सोचने लगी। वो सज्जाद और फारूक को हमरा ले जाना नहीं चाहती थी, लेकिन इसे यकीन हो गया था कि वो दोनों मानेंगे नहीं। इन्हें साथ ले जाने में और कोई बात नहीं थी कि वो पुलिस वालों का साया बिन पर पड़ने नहीं देना चाहती, लेकिन अब तो मामला ही खत्म होकर रह गया था। दोनों ने नौकरी करने का इरादे का इजहार कर दिया था। अब वो इन्हें मना नहीं कर सकती थी। दोनों बालिग थे, अपनी जिंदगी को फैसले करने के लिए किसी के पाबंद नहीं थे। शाम को वो तीनों पुलिस लाइन आ गए। आबिदा और तैयबा ने साथ आने की जिद की, लेकिन शाहिदा ने मना कर दिया। घर को अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं था। पिछले हफ्ते दिन दहाड़े 3 घरों में चोरी हुई थी और इनके सहन में तो बकरी भी बंधी हुई थी, जो हर वक्त में आती रहती थी। चोर बआसानी मुतवज्जो हो सकते थे। फिर आबिदा और तैयबा ने पुलिस लाइन जाकर करना ही क्या था। लड़कों की बात और थी। बाप की आखिरी रस्मात में हिस्सा लेना इनके फ़राइज़ में शामिल था। कब्रिस्तान में 6 ताबूत रखे गए थे, जिन्हें सब हलाली परचम में लपेटा गया था और इनके सामने शहीद होने वालों की तस्वीर लगी हुई थी। इन तस्वीर के नीचे इनके ओहदे तहरीर थे। गुलाम हुसैन का ताबूत दूसरे नंबर पर था और तस्वीर के नीचे शहीद सिपाही गुलाम हुसैन, थाना हारूनाबाद तहरीर था। शाहिदा की आंखों में जज्बात की शिद्दत से आंसू जल मिलाते रहे थे। वो जैसा भी था, इसका शोर था। इसके नाम के साथ शहीद लिखा देखकर इसका सर फर से बुलंद हो गया। कब्रिस्तान में बाकी 5 सिपाहियों के अहलखाना भी मौजूद थे। इन सबको नहायत इज्जत और एहतराम के साथ करीब रखी गई कुर्सी पर बिठा दिया गया। वहाँ पुलिस के आला अफसरान भी थे। गार्ड्स ने कब्रिस्तान को चारों जानिब से घेर रखा था। पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद फूलों की पत्तियां निछावर करके ताबूतों को कब्रों में उतार दिया गया। औरतों ने सीना को भी की और मर्दों की आंखें आंसू से भर गई। यतीम हो जाने वाले बच्चे हैरान परेशान माओ को देख रहे थे। इन्हें समझ में नहीं आ रही थी कि लकड़ी के चंद ताबूतों को जमीन के अंदर उतारने के बाद रोने धोने की भला क्या जरूरत थी। जामे शहादत नोश करने वाले 6 सिपाहियों के खानदानों में गुलाम हुसैन के बच्चे जवान थे, बाकी 5 सिपाहियों के बच्चे छोटे थे। कब्रों की मिट्टी बराबर करने में फारूक और सज्जाद ने भी हिस्सा लिया। फिर इन कब्रों के ऊपर शहादा की तस्वीर लगा दी गई और फूलों की पत्तियों से कब्रों को ढक दिया गया। इसके बाद पुलिस के आला अफसर ने मज़कूरा खानदानों से ताज़ियत करने के बाद में बताया, चूंकि बम पेट्रोलिंग वैन के नीचे नस्ब था,
इसलिए लाशों का कोई हिस्सा दस्तयाब ना हो उसका, जो हम आपको दिखाकर मुतमईन कर सकते। वह भी इतना ताकतवर था कि इर्द गिर्द की इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। तहम जिस नुकसान का सामना आप सब घरानों को करना पड़ा है वो नाकाबिले तलाफी है। हुकूमत ने इन जख्मों पर मरहम रखने के लिए चंद मराहत का ऐलान किया है, जिनमें सरफहरिस्त 1 करोड़ की रकम फी घराने को देने का वादा किया है। अगली रो में बैठी हुई शाहिदा के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। ऐसे ये मालूम नहीं था कि 1 करोड़ की रकम कितनी होती है, तहम इसे अंदाजा था कि अगर हुकूमत ने ऐलान किया है तो रकम अच्छी खासी होगी। अफसरान की दोबारा आवाज़ सुनाई देने लगी। इस रकम के अलावा मुतासरा खानदान के बालिग हो जाने वाले बच्चों को पुलिस के महकमे में नौकरियां दी जाएंगी। अलावा से ही पुलिस लाइन में घर भी अलाट किए जाएंगे। बिलफर्ज अगर बच्चे जवान नहीं हैं तो बेवाओं को मुनासिब महकमों में नौकरी दी जाएगी। और शहीद हो जाने वाले सिपाहियों की तनख्वाहें जब तक इनकी रिटायरमेंट नहीं हो जाती, इनके लवाहिकीन को रवां महीने के आखिर से मिलना शुरू हो जाएंगी। बच्चों के तालीम के तमाम अखराजात भी हुकूमत अदा करेगी। ये चंद मराहत हैं जो हुकूमत ने देने का ऐलान किया, लेकिन पुलिस के महकमे ने अपनी जानिब से शहादा को हिराज तहसीन पेश करने के लिए तमगा अकीदत और 25 लाख रुपए रकम देने की हामी भरी है। बस यूँ समझ लीजिए कि बाप और शोहर की नेमत छीन जाने के बाद आपको इतना मिल जाएगा कि जिससे आपकी आसानी गुजर बसर हो सकेगी। यही हमारा मकसद और यही हमारा नस्बुल ऐन है। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ, फिर इसने जेब में से 20-20 हज़ार रुपए की रकम 6 खानदानों में तकसीम कर दी और इन्हें इज्जत और एहतराम के साथ रुखसत कर दिया। शाहिदा दोनों बच्चों के हमरा घर आ गई। 20,000 की रकम इन पांचों के लिए 1 महीने के लिए काफ़ी थी और आला अफसरान के कहने के मुताबिक अगले माह से इन्हें गुलाम हुसैन की तनख्वाह भी मिलना शुरू हो जाती। इनके दिन यकदम फिर गए और घर वापस आने पर इन्हें मालूम हुआ कि मोहल्ले वालों ने 5,000 की रकम शाहिदा के लिए जमा की थी, वो इन्हें दे दी गई। रात का खाना भी हम सायों ने भिजवाया। अगले हफ्ते से आबिदा और तैयबा ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। इनकी फीस माफ़ हो गई। जब गुलाम हुसैन जिंदा था तब मुतासरा खानदान को कोई इज्जत की निगाह से नहीं देखता था, लेकिन इसके शहीद हो जाने के बाद वो सब काबिल एहतराम हो गए थे। शाहिदा ने फारूक से पुरतजस्सुस लहजे में पूछा, 1 करोड़ में कितने लाख रुपए होते हैं? फारूक ने कुछ देर सोचते रहने के बाद जवाब दिया, 100 लाख। हम इस रकम को बैंक में जमा करवा देंगे। घर में रखना मुमकिन नहीं, इसलिए अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। शाहिदा रकम के मुतालिक सुनकर शिश्ते रह गई, फिर खुशी से मामूर लहजे में बोली, रकम मिलने के बाद हम इस घर को खरीद लेंगे और पिछले वाले कच्चे सहन में सब्जियां काश्त करेंगे। मेरे ख्याल में ये सबसे मुनाफा बख्श काम है। फारूक हंसते हुए बोला, अम्मा तो कितनी बोली है, अब हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सब कुछ सोच लिया है। रकम मिलने के बाद मैं 50-50 लाख के 2 मकान खरीद कर इन्हें किराए पर दूंगा। अब्बा की तनख्वाह अलग मिलेगी, मकानों का किराया भी आता रहेगा और हमें और क्या चाहिए। स्कूल और कॉलेज की फीस माफ हो गई है, इसलिए गुजर बसर शाहाना होगी। पुलिस के महकमे से मिलने वाले 25 लाख रुपए की रकम में कुछ मजीद डालकर मैं अपने लिए छोटा मकान खरीद लूंगा जो मुनासिब और पढ़ी लिखी आबादी के दरमियान होगा। मुझे तैयबा और आबदा की शादी की फिक्र भी खाई जा रही है। मैं कुछ रकम पस्से अंदाज करके इनके हाथ पीले कर दूंगा, तो आज ही इनके लिए अच्छे रिश्तों की तलाश शुरू कर दे। शाहिदा मुस्कुराते हुए बोली, लड़कियों के रिश्ते तलाश नहीं किए जाते बल्कि इनके आने का इंतजार किया जाता है और अभी तो वो बहुत छोटी हैं, इन्हें अपनी तालीम मुकम्मल करने दे। ताहम जहेज की तैयारियों का आगाज़ मैं अभी से कर देती हूँ। गुलाम हुसैन की तरह हमारे लिए काफ़ी है, मैं इसमें से कुछ ना कुछ बचा लिया करूँगी। गवर्नमेंट की तरफ से मिलने में शायद कुछ अरसा लग जाए, तब तक हमें एहतियात के साथ काम लेना चाहिए। फारूक चुप हो गया। अगले दिन इनके हालात में तब्दीली आने लगी। खाना पीना मुनासिब हो गया और पहनावा भी काबिल रश्क हो गया। सज्जाद के असरार पर बाहमी मशवरे से फारूक नया मोटरसाइकिल किस्तों पर ले आया। दुकान के मालिक ने न सिर्फ एडवांस की रकम माफ़ कर दी बल्कि लाइसेंस बनवाने में मदद करने का वादा किया। महंगाई के इस दौर में सवारी का होना नेमत। शाहिदा सौदा सल्फ लेने के लिए कमोबेश रोजाना ही बाजार जाती थी। मोटरसाइकिल की वजह से इसे बस की खुआरी से निजात मिल गई और अब रकम भी बचने लगी। अब तक हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा रकम का कुछ पता नहीं था, वो मिल जाती तो वारे न्यारे हो जाते। ताहम ये खूबसूरत जिंदगी बहुत महदूद साबित हुई। एक रात मकान के दरवाजे पर दस्तक हुई। शाहिदा कच्ची नींद में थी। इसके साथ वाली चारपाइयों पर फारूक और सज्जाद सोए हुए थे। जवानी की नींद बेफिक्री की नींद होती है। इनके कानों पर जू तक नहीं रेंगी। दरवाजे को अब की दफा बुरी तरह दड़दड़ाया गया। एक दफा किसी के बड़बड़ाने की आवाज भी सुनाई दी। शाहिदा चारपाई से नीचे उतर आई। वो चप्पलें पहनकर दरवाजे की तरफ आ गई। इसने ऊंची आवाज में पूछा, कौन है? दूसरी तरफ से जवाब देने की बजाय चंद गालियां सुनाई दी और शाहिदा का दिमाग सुन होकर रह गया। सोचने समझने की सलाहियत मफकूद हो गई। वो बुत बनकर जहाँ खड़ी थी वहां के वहां खड़ी रह गई। इस दफा दरवाजे पर गोंसों के साथ ठुड्डे भी बरसाए गए। शाहिदा ने हड़बड़ा कर दरवाजा खोल दिया। गुलाम हुसैन नशे की हालत में दूध सामने खड़ा था। इसकी हालत नहायत अबतर थी। कपड़े मसले हुए थे और चेहरे पर मैल जमी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे इसने काफी दिनों से चेहरा ना धोया, लेकिन वो तो मर चुका था। वापस कैसे आ गया? कहीं वो हाथ तो नहीं देख रहे? इसने दोनों हाथों से आंखें मली। गुलाम हुसैन ने गाली देते हुए इसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ रसीद किया। इसके 14 तबक रोशन हो गए और इसे यकीन हो गया कि वो हाथ नहीं देख रही है। थप्पड़ लगने की वजह से शाहिदा सहन में गिरी। गुलाम हुसैन के चीखने चिल्लाने से फारूक हड़बड़ाकर उठ बैठा। इसने दरवाजे की तरफ देखा और वहाँ गुलाम हुसैन को खड़ा देखकर चारपाई से नीचे उतरा। गुलाम हुसैन ने दरवाजा बंद करके कुंडी लगाई और शाहिदा को मुखातिब करते हुए ज़हरखंद लहजे में बोला, तूने क्या समझा था मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा और तू मेरे पीछे मजे करेगी? हुकूमत बच्चों को नौकरियां दे देगी, तुझे इनामों इकराम से नवाजेगी और फिर तू दूसरी शादी कर लेगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तुम सबको मार दूंगा। इस दफा इसकी ऊंची आवाज की वजह से बाकी बच्चे भी जाग गए। बाप को सामने खड़े देखकर वो दम खुद रह गए। फिर अपनी चारपाइयों से उतरकर गुलाम हुसैन के गिर्द
जमा हो गए। फारूक तल लहजे में बोला, अब्बा तुझसे हमारी खुशी के 2 दिन भी नहीं देखेंगे, तू इतनी जल्दी वापस आ गया, कम से कम हमें रकम तो मिल जाने दी होती। सज्जाद अफसोदा लहजे में बोला, कितने अफसोस की बात है, तुझे शहादत भी नसीब नहीं है, हम एक दफ़ा फिर से यतीम हो गए हैं। इज्जत के ये 4 दिन हमें रास नहीं आए, लेकिन जिल्लत की वो पहली वाली जिंदगी हम दोबारा कबूल नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए हमें तुझे कत्ल ही क्यों ना करना पड़े। फारूक बोला, पुलिस की फाइल में ये मर चुका है, अगर हम इसे दोबारा मार दें तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं आएगा कि हमने इसे कत्ल कर दिया है, वरना हुकूमत से मिलने वाली 1 करोड़ की मराद से हमें हाथ धोना पड़ेंगे। आबिदा तड़प कर आगे बढ़ी। इसने गुलाम हुसैन का हाथ अपने हाथ में थामते हुए कहा, अब्बा तूने हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से चश्मपोशी किया, मुझे और तैयबा को स्कूल से उठा लिया सिर्फ इसलिए कि तेरी अयाशियों पर फर्क ना पड़े। तूने सिर्फ अपने मुतालिक सोचा, तुझे अपने बच्चों की कभी फिक्र नहीं थी, तो फिर हमें तेरी क्यों हो। तैयबा तल लहजे में बोली, हमने तमाम उम्र लोगों के ताने सुनने में गुजार दी कि हम हराम हो बाप की औलाद है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। तुमने तो तमाम जिंदगी खुद ही हराम खाया और हमें भी खिलाया, इसलिए अब तुझे गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। शाहिदा के चेहरे पर अफसुर्दगी भरे तासुरात थे। तैयबा के खामोश होने पर वो बोली, मैं बच्चों के ख्यालात से इनहराफ नहीं करूंगी, तेरी पकड़ तो होगी इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। तूने अज़वाजी जिंदगी के दौरान हुकूकुल बात को भी अहमियत नहीं दी, बच्चों ने खाया नहीं, तुझे इसकी परवाह नहीं, इसने कपड़े पहने या नहीं, तूने कभी अहमियत नहीं दी, तुझे अपनी अयाशियों से फुर्सत ही कहाँ मिलती थी जो तू इनके मतलब सोचता। आज तेरी औलाद तेरे सामने खड़ी हो गई है और मैं इन्हें रोकूंगी नहीं। ये तो आज तुझसे एक नाइंसाफी का बदला लेंगे जिसका तुझे हिसाब देना ही होगा। गुलाम हुसैन झंझलाए हुए लहजे में बोला, तुम सब पागल तो नहीं हो गए, मैं तुम्हारा बाप हूँ, कोई रागिर नहीं हूँ जिसे तुम पकड़कर हिसाब किताब चुकाने की बात कर रहे हो। मैंने जो कुछ भी किया है वो सब तुम लोगों के लिए किया है। तुमने मुझसे पूछा कि मैं धमाके में शहीद हो जाने के बाद वापस कैसे आ गया हूँ, तुम सबको तो बस अपनी अपनी पड़ी हुई है। इसने शलवार के नेफे में से 1000 के नोट निकाले और इन्हें दिखाते हुए कहा, ये 50,000 रुपये हैं, पेट्रोलिंग वैन के नीचे बम मैंने रखा था और खुद वहाँ से रफू चक्कर हो गया था। रात के 3 बजे मुझे वहाँ देखने वाला कोई नहीं था। 50,000 की रकम मैंने दहशतगर्दों से ली थी और हुकूमत मुझे अलहदा इनामो कराम से नवाजेगी। वो सब दक से रह गए। एक दफ़ा फिर उन सब के माथों पर हराम होर का लेबल चश्मा हो गया था। इनका बाप अब हराम होर होने के अलावा 5 घरानों का कातिल भी था, इसलिए उनके दिलों में उससे नफरत बढ़ गई। फारूक अफसोस भरे लहजे में बोला, अब्बा हमें 50,000 की नहीं बल्कि इज्जत की जरूरत है। पुलिस वाले की औलाद होना हमारे लिए जुर्म बन गया है। लोग हमें नामों से मुखातिब करने के बजाय रिश्वत और बाप की औलाद कहकर बुलाते हैं। तेरे जाने के बाद हमें लकब से छुटकारा मिल गया, लेकिन तेरे वापस आने के बाद अब लोग हमें कातिल बाप के बच्चे कहकर बुलाएंगे। सज्जाद नफरत भरे लहजे में मुखातिब हुआ, और फिर तूने काम कौन से अच्छे किए हैं? अगर शहीद हो जाता तो शायद तमाम जिंदगी हमें फख्र रहता कि शहीद की औलाद है, लेकिन तूने दहशतगर्दों के साथ मिलकर हमें अपनी ही निगाहों में गिरा दिया है। हम तुझे बाप की इज्जत कैसे दे जबकि तू 5 अदद पुलिस वालों का कातिल भी है। आबिदा बोली, अगर हम सब कुछ बिला भी दें तब भी बात वहीं रहेगी जहाँ से चली। तेरी अयाशियाँ रकम मिलने के बाद दोबारा शुरू हो जाएंगी, रकम खत्म हो जाएगी लेकिन तेरी अयाशियाँ खत्म नहीं होंगी। तैयबा ने अपना तजिया पेश किया। तब अखराजात पूरे करने के लिए फारूक और सज्जाद को तेरी तरह रिश्वत का सहारा लेना पड़ेगा। घर में हराम आएगा तो फिर हराम हो रही की बेबरकती पैदा हो जाएगी, इसलिए हमें ये सब मंजूर नहीं। शाहिदा बेजान लाशे की मान सर को दोनों हाथों से थामते हुए चारपाई पर बैठ गई थी। सज्जाद माँ की जानिब देखते हुए बोला, अम्मा तो परेशान क्यों होती है, सब कुछ तेरे हस्बे मंशा होगा, तेरी औलाद जवान हो गई है, तुझ पर आंच नहीं आने देंगे, तो बस आराम से चारपाई पर लेटकर तमाशा देख।